फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1957 की फिल्म 9-2-11 के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेखिका अनीता पाधे की लिखी किताब एक था गोल्डी से ली गई है। चेतन आनंद और देव आनंद के छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी अभी 20 साल के भी नहीं हुए थे जब उन्होंने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे। इस फिल्म का निर्देशन किया था बड़े भाई चेतन आनंद ने। टैक्सी ड्राइवर 1954 में आई थी। इस फिल्म की शूटिंग पर गोल्डी कभी नहीं गए क्योंकि तब उनकी पढ़ाई चल रही थी। फिल्म हिट हो गई। गोल्डी नवकेतन के असिस्टेंट बन गए। तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई 50 रुपए महीना। तब फंटूश फिल्म की शूटिंग चल रही थी। कॉलेज के बाद गोल्डी सेट पर चले जाते। सेट पर देव आनंद और चेतन आनंद के बीच एक दिन किसी बात पर बहस हो गई। चेतन आनंद सेट छोड़कर चले गए। जाते जाते कह गए कि गोल्डी से कहो गाना शूट कर ले। गोल्डी ने गाना शूट किया जो सबको पसंद आया और गाना हिट हो गया। ऐ मेरी टोपी पलट गया। फंटूश 1956 में रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद ही थे। अब गोल्डी ने एक और स्क्रिप्ट लिखी। गोल्डी को लगता था कि टैक्सी ड्राइवर में नाम तो मेरा आया था पर लोगों को लगता होगा कि स्क्रिप्ट चेतन आनंद ने ही लिखी होगी, छोटे भाई का नाम डाल दिया होगा। इसलिए इस बार गोल्डी अपनी स्क्रिप्ट नवकेतन बैनर के बाहर किसी और को देना चाहते थे। नवकेतन के जनरल मैनेजर थे J.L. प्राशर, जो गोल्डी को अपना छोटा भाई मानते थे। गोल्डी अपनी हर बात उनसे खुल के कर लेते थे। देव आनंद की पहली हिट फिल्म जिद्दी के डायरेक्टर थे शाहिद लतीफ, जो आनंद परिवार के अच्छे दोस्त थे। फेमस उर्दू राइटर इस्मत चुगताई शाहिद लतीफ की पत्नी थी जो उन दिनों चीन गई हुई थी। प्राशर ने गोल्डी को शाहिद से मिलवाया और बताया कि टैक्सी ड्राइवर भी गोल्डी ने लिखी थी और अब एक नई स्क्रिप्ट भी इसके पास तैयार है। गोल्डी ने बहुत डिटेल में शाहिद को स्क्रिप्ट सुनाई। लॉन्ग शॉट कहाँ होगा, क्लोजअप कहाँ होगा, इंडोर शॉट, आउटडोर शॉट, सनराइज का शॉट, सनसेट का शॉट। शाहिद लतीफ गोल्डी का मुंह देखते रह गए। उसी वक्त शाहिद ने गोल्डी को 500 रुपए का चेक दिया और कहा यह स्क्रिप्ट मैं बनाऊंगा और फिल्म पूरी होने तक तुम्हें स्क्रिप्ट के 5000 रुपए दूंगा। इसमें चुगताई लौटी तो शाहिद से झगड़ा करने लगी कि मेरे होते हुए तुमने किसी और से स्क्रिप्ट कैसे ले ली। बहुत महीने गुजर जाने के बाद गोल्डी को यह सच पता चला कि गोल्डी के स्क्रिप्ट पर शाहिद फिल्म नहीं बना पाएंगे। उन दिनों एक निर्माता न्याय शर्मा, देव आनंद, मीना कुमारी और चेतन आनंद को लेकर फिल्म बना रहे थे किनारे किनारे। इसके निर्देशक चेतन आनंद ही थे। न्याय शर्मा ने गोल्डी से कहा शाहिद तो तुम्हारी स्क्रिप्ट पर फिल्म नहीं बनाएगा, मुझे स्क्रिप्ट दे दो। गोल्डी ने शाहिद से बात की और परमिशन ली कि क्या मैं अपनी स्क्रिप्ट न्याय शर्मा को दे दूं। शाहिद ने इजाजत दे दी और गोल्डी से कहा कि मैंने जो तुम्हें 500 रुपए साइनिंग अमाउंट दी थी वो भी तुम अपने पास ही रखो, वो लौटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद न्याय शर्मा ने भी गोल्डी को 500 रुपए दे दिए। एक ही स्क्रिप्ट के दो जगह से 500 लेकर गोल्डी बहुत खुश थे। गोल्डी ने नए कपड़े बनवा लिए। न्याय शर्मा की किनारे किनारे कंप्लीट होने में और रिलीज होने में कुछ दिक्कतें आ रही थी और न्याय शर्मा ने जो डायरेक्टर गोल्डी की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए चुना था वो गोल्डी की कहानी में बहुत बदलाव चाहता था पर गोल्डी कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते थे। फाइनली न्याय शर्मा भी गोल्डी की कहानी पर फिल्म नहीं बना पाए। न्याय शर्मा की किनारे किनारे बहुत साल बाद 1963 में रिलीज हुई थी। बहरहाल चेतन आनंद नवकेतन छोड़कर फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। जोरू का भाई, इसमें बलराज साहनी, जॉनी वॉकर, शीला रमानी थे। चेतन आनंद ने गोल्डी को एक्टर बनाकर पर्दे पर पेश किया। फिल्म नहीं चली। इधर देव आनंद अपने बैनर नवकेतन के लिए अगली फिल्म की तैयारी में थे। नवकेतन बैनर को हर साल एक फिल्म बनानी ही होती थी, तभी सारे स्टाफ का खर्चा निकल सकता था। अब तक यही होता आ रहा था। 1950 में अफसर, 1951 में बाजी, 1952 में आंधियां, 1953 में हमसफर, 1954 में टैक्सी ड्राइवर, 1955 में हाउस नंबर 44, 1956 में फंटूश। अब देव आनंद अगली फिल्म की तैयारी में थे। अगली फिल्म का टाइटल था खाली बोतल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी थी राजेंद्र सिंह बेदी ने और फिल्म को डायरेक्ट करना था राज खोसला ने। फिल्म के टाइटल के अलावा कुछ भी फाइनल नहीं हुआ था। राज खोसला के बारे में ये फेमस था कि उन्हें कहानी फाइनल करने में बहुत समय लगता था। बहुत बार वो कुछ रील्स शूट करने के बाद भी फिल्म बंद कर देते थे। नवकेतन के पास इतना पैसा नहीं था कि स्टाफ को बिना बात के सैलरी देते रहें। जल्द ही कोई फिल्म बनानी जरूरी थी। एक बार फिर प्राशर गोल्डी के काम आए। उन्होंने गोल्डी से कहा तुम्हारी स्क्रिप्ट देव साहब को सुनाओ। गोल्डी ने कहा स्क्रिप्ट मैं देव साहब को तभी सुनाऊंगा अगर वो डायरेक्टर मुझे लेंगे।
पराशर ने देव साहब से बात की। देव साहब ने कहा कि गोल्डी अभी डायरेक्ट कैसे कर सकता है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। मुझे स्क्रिप्ट राज खोसला के लिए चाहिए। गोल्डी से कहो बेवकूफी मत करे। पर गोल्डी ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, मैं स्क्रिप्ट तभी सुनाऊंगा अगर फिल्म को मैं डायरेक्ट करूंगा। 2 महीने निकल गए। राज खोसला कोई कहानी फाइनल नहीं कर पाए। कैमरामैन वीरेंद्र रात्रा परिवार के मेंबर की तरह थे। उन्होंने देव आनंद से कहा कि एक बार गोल्डी की स्क्रिप्ट सुन तो लो। देव साहब ने कहा, गोल्डी से कहो स्क्रिप्ट लेकर हमारे साथ महाबलेश्वर चले। 5 जने कार में महाबलेश्वर के लिए रवाना हुए। ड्राइवर ब्रिजमोहन, उनके साथ बैठे कैमरामैन रात्रा, पीछे देव आनंद, कल्पना कार्तिक और उन दोनों के बीच गोल्डी। रास्ते में गोल्डी ने देव आनंद को स्क्रिप्ट सुनाई। देव साहब ने कहानी सुनी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। महाबलेश्वर पहुंचकर देव साहब ने सबसे पहले बॉम्बे नवकेतन के ऑफिस में फोन किया। प्रोडक्शन मैनेजर ठक्कर से देव साहब की बात हुई। देव आनंद ने कहा, 10 दिन के लिए कारदार स्टूडियो बुक कर दो। जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था उसको रोककर अब हम गोल्डी की कहानी पर फिल्म शुरू करेंगे, जिसका निर्देशन भी गोल्डी ही करेगा। 2 दिन में ही सब लोग बंबई लौट आए। हीरो तो देव आनंद ने ही होना था। फीमेल लीड में उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक को चुना गया। बाकी इंपॉर्टेंट रोल्स में थे जीवन, मदनपुरी, शशिकला, कृष्ण धवन, ललिता पवार, जगदीश राज, टुनटुन, राशिद खान, कैबरे सॉन्ग के लिए हेलन और बाकी कई कलाकार थे। कलाकार फाइनल हो गए, बाकी सब तैयार हो गया। देव आनंद ने विजय आनंद से पूछा कि पहले कौन सा सीन शूट करोगे। विजय आनंद ने बताया कि पहले मैं क्लाइमैक्स शूट करूंगा। देव साहब ने कहा, बचपना मत करो गोल्डी, सब फिल्म मेकर्स पहले बाकी फिल्म बनाते हैं, फिर तय करते हैं कि क्लाइमैक्स किस तरह का होगा, उसके हिसाब से क्लाइमैक्स शूट किया जाता है। गोल्डी ने कहा, मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, पहले कोई भी सीन शूट हो पर मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स यही रहेगा, इसलिए पहले इसे ही शूट करते हैं। इसी तरह किया गया। क्लाइमैक्स में ललिता पवार भी थीं। शूटिंग के पहले दिन ही ललिता जी गोल्डी साहब की शॉट टेकिंग देखकर बहुत इम्प्रेस हुई। ललिता जी ने गोल्डी से कहा कि बेटा, मैं वी शांताराम के बाद आज एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ जो बहुत डिटेल में काम करता है, सब कुछ प्लान करके काम करता है। क्लाइमैक्स की शूटिंग के बाद गोल्डी अपना यूनिट लेकर दिल्ली गए। कहानी दिल्ली से बंबई ट्रेवल करने के हिसाब से थी, इसलिए लोकेशंस और ट्रेवल ऑथेंटिक रखने के लिए गोल्डी ने वहां से अगला शेड्यूल शुरू किया। सारा यूनिट हाईवे पर ट्रेवल करके दिल्ली से मुंबई जा रहा था, तब बंबई था। रास्ते में शूटिंग की जाती और रात होने पर PWD के गेस्ट हाउस में यूनिट ठहरता था। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा देव साहब ने अपनी बायोग्राफी में भी शेयर किया है। जब फिल्म के यूनिट को रात को मैसेज मिला कि कल उन्हें कुछ लोकल डाकू लूटेंगे, अगले दिन देव साहब ने उन्हें कैसे हैंडल किया था उस पर एक एपिसोड पहले बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रेवल की शूटिंग के बाद गोल्डी ने अगला शूट महाबलेश्वर रखा। पूरी फिल्म शूट हो जाने के बाद जीवन साहब ने गोल्डी को चिट्ठी भेजी। लिखा था, मैंने तुम्हारे जैसा डायरेक्टर नहीं देखा, तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार रहूंगा। गोल्डी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इससे उनका हौसला बढ़ा। फिल्म के संगीतकार थे नवकेतन के फेवरेट SD बर्मन, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। गोल्डी साहब ने शुरू में ही दोनों से कहा था कि मुझे फिल्म के गाने रूटीन फिल्मों के हीरो हीरोइन के रोमांस वाले गाने नहीं चाहिए, ना ही बहुत भारी शायरी चाहिए, मुझे बातचीत वाले गाने चाहिए, क्योंकि मेरी फिल्म में नायक नायिका रूटीन फिल्मों से अलग हैं। मजरूह साहब ने गाना लिखा, आंखों में क्या जी सुनहरा बादल। तो गोल्डी साहब ने कहा कि मेरी फिल्म के फ्लो के हिसाब से ये गाना रात में फिल्माया जाएगा। चांदनी रात में सुनहरा बादल ठीक नहीं रहेगा, अगर हम इसको रुपहला बादल कर दें तो। मजरूह साहब ने बहुत गौर से गोल्डी की तरफ देखा और खुश होकर कहा, जरूर करेंगे, तुम बहुत अच्छी समझ रखते हो गीत संगीत की। गाना किशोर कुमार और आशा जी ने गाया था। रुपहला बादल। दिल्ली से बंबई हाईवे पर फिल्म का बेहद फेमस गाना हम है राही प्यार के फिल्माया गया। गाना फिल्माने में तो गोल्डी माहिर थे, ये आप सब जानते हैं। एक अंतरे के बाद गाना प्ले करने वाली मशीन में कोई फॉल्ट आ गया। अब गाना प्ले नहीं हो सकता था, पर गाना शूट करना था। यहाँ सिनेमैटिक जीनियस गोल्डी ने अपना कमाल दिखाया। उन्हें गाने की धुन याद थी, बोल याद थे। उन्होंने खुद गाकर देव साहब को होंठ हिलाने के लिए कहा। देव साहब का भी कमाल ये था कि वो गाना याद करके शूट करते थे, इसलिए बहुत आसानी से लंबे लंबे शॉट्स गाना गाते हुए दे देते थे। गाना किशोरदा ने गाया था। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के। गाने में जो सीटी की आवाज सुनाई देती है वो सीटी अनूप कुमार ने बजाई थी।
फिल्म के आखिरी हिस्से में छोटा सा पोर्शन चलता है, उसमें आशा जी की आवाज भी है। सर पे रख के पाँव हम 9-2-11 होली। बरमंदा ने देव साहब के लिए किशोरदा की आवाज सबसे पहली बार 1951 की फिल्म बाजी के लिए इस्तेमाल की थी। गाना था मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। इसके बाद एस.डी. बर्मन अक्सर किशोर कुमार से देव आनंद के लिए गाना गवा ही लेते थे। फिर देव साहब के लिए किशोरदा की आवाज ही प्रेफर करने लगे। किशोर कुमार के अलावा बरमंदा हेमंत कुमार और तलत महमूद से भी देव साहब के लिए गाना गवा चुके थे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि रफी साहब की आवाज देव आनंद के लिए बरमंदा ने इस्तेमाल की हो। 9-2-11 के सारे गाने किशोर दा ने ही गाने थे, पर ऐसा नहीं हो सका। किशोर कुमार अपनी पर्सनल लाइफ में उलझे थे। उनकी पहली शादी को लेकर कुछ इश्यूज थे। फाइनली रूमा गुहा से हुई उनकी पहली शादी 1958 में खत्म हो गई थी। 9-2-11 का गाया गाना आंखों में क्या जी 1950 के दशक में किशोर कुमार का देव आनंद के लिए गाया आखिरी गाना था। खैर, अब 9-2-11 के बाकी गानों में 2 गाने ऐसे थे जहां मेल वॉइस चाहिए थी। यहां पहली बार बरमंदा ने रफी साहब की आवाज देव साहब के लिए इस्तेमाल की। ये दोनों गाने रफी साहब ने गाए। दोनों गानों में साथ आशा जी की आवाज थी। आजा पंछी अकेला है और कली के रूप में। आजा पंछी अकेला है, कली के रूप में चली हो धूप में। इसके बाद बरमंदा ने देव आनंद के लिए लंबे समय तक मोहम्मद रफी की आवाज इस्तेमाल की। किशोर कुमार को देव आनंद के लिए बहुत साल बाद 1965 की फिल्म 3 देवियां के लिए इस्तेमाल किया। उसमें रफी साहब के गाने भी थे। उसी साल गाइड में एक गाना किशोरदा से गवाया, बाकी रफी साहब के थे। बरमंदा इकलौते संगीतकार थे जो बहुत खूबसूरती से देव साहब के लिए रफी साहब और किशोरदा की आवाज इस्तेमाल करते थे। खैर, 9-2-11 में बताए गए इन 4 गानों के अलावा 4 गाने और थे। 2 आशा जी सोलो थे, ढल की जाए चुंदरिया हमारी और जाने जिगर हाय हाय। ढल की जाए चुंदरिया हमारी हो रा, जाने जिगर हाय हाय, देखो तू इधर हाय हाय। एक गाना गीता जी ने और आशा जी ने साथ में गाया था। इस गाने में शशिकला और हेलन थी। फिल्म के सारे गाने जोहरा सहगल ने कोरियोग्राफ किए थे। ये कैबरे सॉन्ग सूर्य कुमार ने कोरियोग्राफ किया था। क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो। फिल्म का आखिरी गाना गीता जी ने गाया था, सीले जुबां। इस फिल्म के लिए गोल्डी ने मास्टर्स की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 22 साल की उम्र में गोल्डी निर्देशक बन गए थे। फिल्म की शूटिंग 9 महीने में पूरी हो गई थी। अब एडिटिंग शुरू हुई। गोल्डी 11 दिन तक एडिटिंग रूम में ही रहे, घर नहीं गए। नींद आती थी तो रील के डिब्बों के बीच सो जाते थे। देव आनंद ने गोल्डी की हेल्प के लिए बेस्ट एडिटर को चुना, धर्मवीर, जो देव साहब की कई फिल्मों के एडिटर थे। उन दिनों गोल्डी एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, योग वशिष्ठ। इसमें लिखा था कि समय जल्दी गुजर रहा है या धीरे, ये इंसान की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। सुख का समय जल्दी बीत गया ऐसा लगता है और दुख का समय लंबा लगता है। इसी बात को आधार बनाकर गोल्डी ने 9-2-11 का नए तरीके का क्लाइमैक्स तैयार किया। हीरोइन बेहोश है, विलेन हीरो से कहता है कि तुम 5 मिनट में ये काम नहीं करोगे तो मैं हीरोइन को गोली मार दूंगा। यहाँ से 5 मिनट शुरू होते हैं। गोल्डी ने दिखाया उन 5 मिनट्स में कौन सा कैरेक्टर क्या एक्टिविटी कर रहा है और क्या महसूस कर रहा है। वो चाहते थे कि दर्शक भी ऐसा महसूस करें। 5 मिनट में और उसके बाद क्या होगा, दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाएं। जैसे किसी नॉवल में लिखा जाता है कि एक ही समय पर अलग अलग किरदार क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे थे, वैसा ही गोल्डी पर्दे पर दिखाना चाहते थे। जाहिर था ऑडियंस के लिए ये क्लाइमैक्स एक्चुअल 5 मिनट से कहीं ज्यादा लंबा चाहिए था और वैसा ही गोल्डी ने शूट किया। उस दौर में ऐसा क्लाइमैक्स कोई नहीं सोचता था। क्राइम की या एक्शन की स्टोरी हो तो आखिरी हिस्सा हीरो और विलन की मारधाड़ में या कार चीज में निकलता था। एडिटर धर्मवीर ने गोल्डी को समझाया कि ऐसा नहीं होता जैसा तुमने शूट किया है, ये बहुत लंबा क्लाइमैक्स है, दर्शक बोर हो जाएंगे। गोल्डी ने कहा मुझे ऐसा ही क्लाइमैक्स रखना है। धर्मवीर ने देव आनंद से बात की। देव आनंद ने कहा कि मैं गोल्डी से कहूंगा तो वो मानेगा नहीं, हम प्लान करके उसे ये बात समझाएंगे। ऐसा ही किया गया।
देव साहब को क्लाइमैक्स दिखाया गया और धर्मवीर ने कहा, देव साहब क्लाइमैक्स थोड़ा लंबा नहीं लग रहा? देव साहब ने कहा, हाँ बहुत लंबा लग रहा है, इसे छोटा करना होगा। पर गोल्डी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिल्म से जुड़े बाकी लोग भी कहने लगे कि क्लाइमैक्स ऐसा नहीं चाहिए, इसे छोटा करना होगा। एक बार गोल्डी ने सबके कहने पर एडिट करके क्लाइमैक्स छोटा कर दिया, फिर देखा कि बात बेअसर हो गई। फाइनली गोल्डी ने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले शो में मेरे हिसाब से तैयार किया ओरिजिनल क्लाइमैक्स रखते हैं, ऑडियंस का रिस्पांस देखते हैं। अगर लगा कि ऑडियंस बोर हो रही है तो अगले शो में छोटा किया हुआ क्लाइमैक्स दिखाएंगे। उस दौर में सारी फिल्में सारे देश में एक साथ रिलीज नहीं होती थी। ये तय हो गया कि पहले शो में गोल्डी के हिसाब से तैयार किया क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा। पहले शो के समय गोल्डी इतने बेचैन थे कि सिनेमा जाने की जगह कॉलेज चले गए और सोचा मैं अपनी एमए ही पूरी कर लेता हूँ। शो खत्म हुआ, गोल्डी सिनेमा हॉल पहुंचे। प्रोडक्शन कंट्रोलर अहमद जाफरी और पराशर बाहर ही खड़े थे। गोल्डी को देखते ही वो खुशी से झूम उठे और गोल्डी से कहने लगे, तुम डायरेक्टर बन गए, ऑडियंस तुम्हारे हिसाब से रिएक्ट कर रही है, फिल्म हिट है। गोल्डी ने अपने आप को साबित कर दिया था। 9-2-11 एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। एक शरीफ लड़की को घर में रखना और उससे शादी न करना, जानते हो इसकी क्या सजा है? किसी का खून करना और किसी और की जायदाद पर कब्जा कर लेना, आप जानती हैं इसकी क्या सजा है? नौकर के सामने मुर्दे को दूध पिलाया जा रहा था। अगर 11 बजे दूध पिलाया गया था तो मौत 11 बजे के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन दूध पीने से पहले ही मनोहर लाल का खून हो चुका था। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अगर 5 मिनट में मेरे भागने का रास्ता साफ न कर दिया गया तो मेरी गोली होगी और रक्षा का सर। अनीता जी की बुक के हिसाब से इस फिल्म का बजट 5 लाख रुपए था। इसकी कलेक्शन की कोई सही जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही 1957 की फिल्म 9-2-11 के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।